व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी, व्हीबीटी म्हणतो आम्ही त्याला. पहिलं पॉच्युलेट असं आहे की कोव्हॅलंट बॉन्ड जो असतो, कोव्हॅलंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when half filled valence orbital of one atom overlap with half filled valence orbital of another atom. आता याचं मीनिंग, इसका मीनिंग जो है वो समझ लो, ठीक है. मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता बोलते वेन, यहां से कंडीशन है हमारी, वेन हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद द हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम. अब ये हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई भी अगर ये लो, किसी का एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं. चलो मैं लिखता हूं अभी, मान लो नाइट्रोजन का, इट इज 7. ओके, सो 1s2 2s2 2p3 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. दिस इज इनर शेल. मी डायग्राम पण काढून दाखवतो. डायग्राम वरून एक वेळा समजून घ्यायचं, डबल डबल होणार नाही. ये न्यूक्लियस है, 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है. ये फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है. दिस इज कॉल्ड के ऑर्बिट. ओके, अभी ये हो गया के. अभी सेकेंड ऑर्बिट जो है वो एल ऑर्बिट, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 एंड 5. अब ये जो एल ऑर्बिट है, इसके बाद में नाइट्रोजन में कोई ऑर्बिट नहीं है. सेकेंड ऑर्बिट इज द लास्ट ऑर्बिट, और जो लास्ट ऑर्बिट रहता है इट इज कॉल्ड एज वैलेंस ऑर्बिट. लास्ट ऑर्बिट, उसी को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट. आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और उसी को हम बोलेंगे अब वैलेंस ऑर्बिट. वैलेंस ऑर्बिट, तीनही शब्द सांगून दिले मी तुम्हाला. लास्ट ऑर्बिट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब वैलेंस ऑर्बिट. अभी मैं इसका, और कभी भी ध्यान में रखना, जब कोई भी बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड मतलब आयोनिक, और ये बोलना है मुझे कोवैलेंट, तो अभी तो फिलहाल में हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे. सो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस ऑर्बिट में, वही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में. इनर ऑर्बिट जो है, इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते. ओके, inner orbit electron not involved in the chemical bonding. Only the electron present in valence shell, only the electron present in valence shell are involved in the chemical bonding. अब इसको वैलेंस शेल क्यों बोलते? क्योंकि एलिमेंट की, एटम की वैलेंसी जो रहती ना, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे डिपेंड रहती. वैलेंसी ऑफ एन एटम डिपेंड ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वैलेंस ऑर्बिट और वैलेंस शेल ऑल्सो. सो ये हो गया अभी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे है 3 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब ध्यान में रखो, ये जो है ना, ये पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब जैसे एस ऑर्बिटल है ये, अब मैंने तुम लोगों को इसके पहले लेसन में बताया था कि एस ऑर्बिटल जो रहता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की रहती है? 2 इलेक्ट्रॉन. अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम एस ऑर्बिट में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हो गया फुल फील्ड. ठीक है. और अगर मान लो एस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड, तो 2 का 1 क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया. वो हाफ फील्ड कन्सेप्ट मी स्लो सांगतो, पण असा सांगतो की एकच वेळा तो समजला पाहिजे. पुन्हा पुन्हा ते घासाची गरज नाही पडली पाहिजे, या हिशोबाने ऐकायचं.
अब ये हो गया, आ गया ध्यान में। अब तुम उस पे से पी का बता सकते, पी की ओरिजिनल कैपेसिटी कितने की है रे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6। अगर 3 है तो क्या हो गया फिर वो? ये फुल हाफ फील्ड हो फील्ड। गया, ये हो गया हाफ फील्ड। लेकिन अब यहां पे ये तो ठीक है, 3 का एग्जांपल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब हमको इसके हिसाब से, पूरे 6 के हिसाब से नहीं सोचना है। पूर्ण 6च्या आता जर इथं समजा नायट्रोजनच्या ठिकाणी ऑक्सिजन असतं, ठीक है, तो यहाँ पे 2s2 2p4 रहता था, मतलब यहाँ पे पेयर आती थी। फिर इसको तुम हाफ फील्ड बोलेंगे क्या आप? नहीं। नाही, जास्त आहे। म्हणून आता काय करायचं, पूर्ण कॅपॅसिटीच्या हिशोबाने विचार नाही करायचा, एका एका ऑर्बिटलच्या हिशोबाने विचार करायचा। ये क्या, ये वाला जो इसकी कैपेसिटी कितने की है? कितीची 2 कॅपॅसिटी? इलेक्ट्रॉन्स। प्रत्येकाची 2ची, प्रत्येकाची 2ची असते। इसकी 2 की, इसकी 2 की, इसकी 2 की। प्रत्येक डब्बा जो आपण असा बनवतो तो ऑर्बिटल आहे आपल्याकरता, आणि प्रत्येकाची कॅपॅसिटी 2ची असते। समजलं? हो सर। हाँ, हो सर। तो इसकी अगर 2 की है कैपेसिटी, तो ये क्या हो गया बताओ मुझे? फुल फील्ड। शाबाश, फुल फील्ड। इसकी भी 2 की है लेकिन एक ही है। हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। हाँ, और ये भी बताओ। हाफ फील्ड। हाँ, हो गया। तो अभी ध्यान में ये रखना है। अब तुम्हारे को हाफ फील्ड तो ध्यान में आ गया, इसमें का ये वर्ड तो ध्यान में आ गया। अब आगे का मीनिंग मैं बता रहा हूं, पूरा अच्छे से सुनो, आगे की बात बता रहा हूं सारी। अब मीनिंग ये है कि जब एक ऑर्बिटल का हाफ फील्ड, एक एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप होता है, तब जाके बॉन्ड बनता है। तो चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है? अभी सिंपल का एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल, ओके, H2 में H और H कंबाइन होने वाले हैं। अब H जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए 1s1 है। एटॉमिक नंबर 1, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो उसका जो ऑर्बिटल है वो s है। तो s ऑर्बिटल ये रहेगा ऐसा, ठीक है, s ऑर्बिटल। उसमें इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितनी है पा? एक इलेक्ट्रॉन। 1। हाँ, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे निकालूंगा मैं ऐसे, ये त्याचं सेंटर आहे 1s1 प्लस दुसऱ्या हाइड्रोजनची सिच्युएशन अशीच राहील, दूसरे की भी सिचुएशन ऐसी रहेंगी, ये भी 1s1 रहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन हम ऐसे बताएंगे जानबूझ के नीचे, अपोजिट स्पिन असेल तरच कंबाइन होतात। अपोजिट स्पिन अगर है तो ही कंबाइन होते हैं। अगर पॅरलल स्पिन रहे, पॅरलल म्हणजे असे जर स्पिन असले, असे जर एरो असले, तर हे कंबाइन होणार नाही, हे बॉन्ड बनू शकत नाही। यहाँ पे एनर्जी बढ़ते रहती, एनर्जी क्या होती, इंक्रीज होती। और अगर ऐसे स्पिन है, दिस इज द अपोजिट स्पिन, एरो अपोजिट है, स्पिन क्वांटम नंबर शिकवला होता 8वां। हो सर। हाँ, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर के हिसाब से इसकी वैल्यू को हमने +1/2 बोल लेते, और इसकी वैल्यू को हमने -1/2 बोले थे। तो ये प्लस एंड माइनस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होता है, ओके। तो ये स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, टेंशन मत लो ज्यादा, ये स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, ऐसे बताना है हम लोगों को। अब ये अलग अलग है फिलहाल में, अब ये ओवरलैप होते मतलब क्या होते, तो ये एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल, हाँ, ज्याच्याही घरचा आवाज आहे त्यांनी माईक बंद करून द्यायचा आपला, ओके। हाँ, अब देखो ये हा एस ऑर्बिटल आहे, हा एस ऑर्बिटल आहे, एकमेकांमध्ये असे मिक्स होतात, असे पटलन बोलणं, असे एकमेकांमध्ये काय होतात, मिक्स होतात, मिक्स, पटलं। आणि इथे त्यांचं पेअरिंग होते इलेक्ट्रॉनचं, हे असं मोठं काढतो थोडंसं म्हणजे दिसायला बरं दिसेल, हे असं हाफ दाखवायचं आणि हे असं हाफ दाखवायचं, हे झालं शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट पेअरिंग, शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन झालं, हे शेअरिंग। हा याचा न्यूक्लियस, हे याचं न्यूक्लियस, आलं लक्षात? दिस इज कॉल्ड ओव्हरलॅपिंग,
दिस इज कॉल्ड ओव्हरलॅपिंग. हा. आता एक गोष्ट अधिक लक्षात ठेवायची, पहा, हे एका ऍटमचं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आहे, हे दुसरे ऍटम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आहे, एक हायड्रोजनचं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आहे, हे दुसऱ्या हायड्रोजनचं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आहे. यांचं ओव्हरलॅपिंग झालं आणि ओव्हरलॅपिंग होऊन यांच्यामध्ये शेअरिंग झालं. आता एकमेकांना सोडू शकत नाही, म्हणजे यांच्यामध्ये काय बनला? कोवॅलेंट बॉन्ड. कोणता? एकच पेयर शेअर झाली, मीन्स एक पेयर शेयर हो गई, करके हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. इज दैट क्लियर? यस सर. येस सर. हाँ, असर आते. अब मैं तुम लोगों को एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूं, ठीक है? ध्यान में रखना अच्छे से. अब ये ओवरलैपिंग आया तो मैं क्या करता हूं, इस ओवरलैपिंग से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो मैं तुम लोगों को बता देता हूं. कभी भी ध्यान में रखना, इसके आगे का एक टॉपिक है, वो उसी में अब मैं कवर कर रहा हूं, क्योंकि एक के साथ दूसरा ये है, कनेक्टेड है. सो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. अभी ध्यान में ये रखना है की जब ऍटम दूर दूर रहते, अकेले रहते, हाफ फील्ड आहे, सगळं आहे, बरोबर आहे, ठीक आहे. जेव्हा ऍटम दूर दूर असतात तेव्हा त्यांची एनर्जी जास्त असते. जब एटम एक दूसरे से दूर रहते हैं तब उनकी एनर्जी क्या रहती है? ज्यादा रहती है. और एनर्जी ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी क्या है रे? लेस. हाँ, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, अब ये सिच्युएशन है. अब इनको कंबाइन होना है, यांना बॉन्ड बनवायचा है, म्हणजे कंबाइन व्हायचा है. अगर इनको कंबाइन होना है तो इनको पास में आना पड़ेगा, बरोबर है? कंबाइन होना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? पास में आना पड़ेगा. तो ये अब से हो गई पहली सिच्युएशन. एनर्जी है इधर बढ़ते बढ़ते जा रही है ऐसी, ठीक आहे, इकडे वाढत वाढत चाललेली आहे. आता मी हे दोन ऍटम असे दाखवतो, इस सिच्युएशन में आ गए, अब पास में आ गए तो एनर्जी क्या हो गई? लेस. हा, एनर्जी कमी झाली. आता पुन्हा जवळ येतील, कारण की ओव्हरलॅप व्हायचा ना. ओव्हरलॅप होण्याकरता जवळ येणं जरूरी है. ये यहाँ पे आ गए, और भी एनर्जी क्या हो गई बताओ? लेस. कमी. हाँ, और अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनका ओवरलैपिंग हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा समझून घ्या याच बरोबर. अब इस वक्त उनकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है. अब ये तो तुमको समझ में आता कि जैसे जैसे एटम पास में आते वैसे वैसे एनर्जी कम होती और स्टेबिलिटी बढ़ते जाती. एज द एटम कम क्लोज टुगेदर देयर एनर्जी इज रिलीज एंड देयरफॉर देयर स्टेबिलिटी इज इंक्रीज. ओके, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है. अब ये जो ओवरलैपिंग है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए एनर्जी का कम होना जरूरी है और उसके लिए उनका पास आना जरूरी है. इसलिए एटम्स से, एटम्स पेक्षा मॉलिक्यूल, हा मॉलिक्यूल झाला, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये. एटम्स से, इंडिविजुअल एटम्स से मॉलिक्यूल क्या रहता है? ज्यादा स्टेबल रहता है. स्टेबल. हाँ, इंडिविजुअल एटम्स से मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल बिकॉज मॉलिक्यूल की एनर्जी एटम की एनर्जी से क्या रहती है? कम रहती. कमी राहते, म्हणून हा जास्त स्टेबल असते. ओके, अब ये हो गया ये. अब हम बोलेंगे, ये तो समझ लो ना तुम्हाला. हो सर. हाँ, आता याच्या समोरचा पार्ट पहा. एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅपिंग सांगतो मी तुम्हाला, ठीक है. अब ये एस ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. अब ये ओवरलैपिंग देखो, अभी मैं अलग अलग सिचुएशन बता रहा हूं. एक सिचुएशन है ऐसी. अब इसमें देखो क्या है, इधर ध्यान दो मेरी तरफ. उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये हाइड्रोजन है, ठीक है. बरोबर ऐकायचं, एकदम क्लिअर ऐका तुम्ही. याच्यात 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन भी है, प्लस ये दूसरा हाइड्रोजन है, 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है,
अब कोई भी एटम कंसीडर कर लो, इसमें न्यूक्लियस में पॉजिटिव रहेंगे और आउटर मोस्ट यानी शेल्स में क्या रहेंगे रे, निगेटिव चार्जेस रहेंगे। ये कोई भी एटम के लिए सेम सिचुएशन रहेंगी, यस और नो? हाँ Yes, हाँ। अब देखो, जब ये एटम पास में आते हैं, ठीक है, तो दो प्रकार के फोर्सेस ऑपरेट होते हैं। फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेकेंड वन इज रिपल्सिव फोर्स। दोनों फोर्सेस ऑपरेट होते हैं। अब अट्रैक्टिव किसका, पहले रिपल्सिव किसका? तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या झालं, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये यहां पे रिपल्शन रहेगा। न्यूक्लियस में क्या रहेगा, पॉझिटिव्ह चार्ज. अबे पॉझिटिव्ह चार्ज याच्या न्यूक्लियस मध्ये आहे, Repulsion. पॉझिटिव्ह याच्या न्यूक्लियस मध्ये आहे, त्याच्यामध्ये काय राहील, रिपल्शन. हाँ। इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बताओ, repel. रिपल्शन. रिपल्शन करेगा। आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, फिर ये रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स है, न्यूक्लियस में भी रिपल्सिव फोर्स है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, ओके। लेकिन इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन. Attractive force. अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, बरोबर है। वैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, इसमें भी क्या रहेगा, अट्रैक्शन. अट्रैक्शन रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस में रहता है अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बरोबर है। रिपल्सिव और न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो रिपल्सिव। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पे दोनों फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं एट द सेम टाइम, दोनों फोर्स वर्क करता है एट द सेम टाइम, पटलन बोल ना। हो सर. Yes, sir. हाँ, तो फिर भी ये पास में आ रहे तरी पण हे जवळ येतात, याचा अर्थ काय आहे, Attractive force जास्त आहे repulsive पेक्षा. हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, रिपल्सिव फोर्स से। झाला, आली काय सिच्युएशन लक्षात, हे खूप महत्वाचे आहे बाबू। हो सर. हाँ Yes, sir. चलो, वेरी वेरी गुड। सो अभी क्या होता है, देखो अभी क्या होता है कि फिर भी ये पास आ रहा है, मतलब उसका आंसर तुम्ही लोगों ने अभी दिया कि अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव फोर्स। अभी ये हो गई एक सिचुएशन। अभी दूसरे सिचुएशन में मैं बताऊंगा कि ये जो है ये इतना ओव्हरलॅप हो गया ऐसे, फक्त ओव्हरलॅपिंग दाखवतात, इलेक्ट्रॉन बसत नाही त्याच्यात म्हणून दाखवत नाही। और तीसरी सिचुएशन बता रहा हूं मैं, ये इतना। अब इससे भी ज्यादा, अब देखो क्या है, डायग्राम ऑब्झर्व करो अच्छे से। यहां पे देखो मैंने सिर्फ टच किया, इथं फक्त काय केलं, टच केलं, इथे थोडंसं ओव्हरलॅपिंग दाखवलं मी, बराबर है। और यहां पे और ओवरलैपिंग बताया। अब ये जो है ना, इससे ज्यादा पास में नहीं आ सकते, दिस इज द मैक्सिमम ओवरलैपिंग, मैक्सिमम ओव्हरलॅप, मॅक्झिमम झालं। अब तुम्ही म्हणू शकता, असंही होऊ शकते ना, हा एक ऍटम आहे तर याच्या अंगावर दुसरा जाऊन बसला, असं नाही होऊ शकत का, सांगा बरं। असंही होऊ हो शकते सर. की नाही, अरे हो की नाही। हो सर. आता हो जसं सर. एक समजून घ्यायचं, आता जसं हा माझा हात आहे, हा झाला 100% ओव्हरलॅपिंग, पहा 100% ओव्हरलॅपिंग, इट इज 100% ओव्हरलॅपिंग, एव्हरी पार्ट इज मॅच विथ द एव्हरी पार्ट,
इज दॅट क्लिअर? हो सर. हो सर. पण हे असं ओव्हरलॅपिंग होत नसते कधीच. 100% ओव्हरलॅपिंग कधी होत नाही. काल पण मी जेव्हा ओव्हरलॅपिंग सांगितलं तेव्हा एवढंच दाखवलं होतं असं. हे एवढंच मी ऐसा करू शकलो सर, ऐसा भी मैं कर सकता था कल, लेकिन नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है वैसे नहीं होता है. वो सिर्फ इतना सा हो रहा है. ऐसे पटलं बोललं पाहून घ्या. एवढंच होऊन राहिलेलं आहे फक्त. लक्षात येऊन आलं का तुमच्या? हो सर. हाँ, मग का बरं असं होते, क्यों ऐसा होता है, उसका कारण हम लोगों को देखना है. इसको मैंने मैक्सिमम बोला. मैंने ऐसा भी नहीं किया, मी असंही नाही केलं की हा एक ॲटम हा दुसरा ॲटम, असं नहीं केलं मी. एवढं मोठं ओव्हरलॅपिंग होत नसते कधीच, नहीं होता. उसका कारण ऐसा है कि जैसे जैसे ये एटम पास में आ रहे, देखो पहले क्या था, बात सुनो अच्छे से. पहले क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा था और रिपल्सिव फोर्स क्या था रे, कम था. इसलिए एटम पास में आ रहे थे. यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव है. ठीक है. यहां पे इसके सिचुएशन के हिसाब से मैं नंबर लिख के बताता हूं तुम लोग को. यहां पे 10 है, ये वाला, तो ये 6 है, ऐसा समझ लो. यहां पे और भी पास में आ गए हो, तो यहां पे जो है ना 10 और 8 का है, यानी उनमें का डिफरेंस जो है अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. कमी होता है. तो आणि इथे माहिती आहे का काय आहे, इथे माहिती आहे का काय है, यहां पे एक काम करता हूं मैं 9 8 करता हूं, और यहां पे मालूम है क्या, अभी ऐसा समझ लो 9 9 एक मिनिट, हे दिले रुमाल दिले मला, जा तिकडून आण. एक मिनिट थांबा काय. आता हे पहा, इथे काय झालं, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आणि रिपल्सिव्ह फोर्स काय झाला रे, सांगा बरं मला. इक्वल झाला. अब इसके भी बाद में अगर याच्यानंतर ही मैं एक सिचुएशन देतो अशी, ये अगर और भी ज्यादा पास में आ गए ना, तो ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वो. मतलब रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. आलं लक्षात तुमच्या. जसं जसं जवळ येते, पहिले पहा, ऐकून घ्या माझा शब्द ऐका तुम्ही, हे पॉइंट समजणं खूप जरूरी है. दीज आर द कंसेप्ट, और कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है. अब पहले क्या, अट्रैक्टिव ज्यादा है, रिपल्सिव कम है. फिर जैसे हम आगे की सिचुएशन में जाएंगे, हो गया डायग्राम नंबर 1 में. डायग्राम नंबर 2 में क्या होता है, ये डिफरेंस जो है ना दोनों में का, वो कम हो गया. देखो डिफरेंस काय झाला, कमी झाला. आणि जेव्हा ही तिसरी सिच्युएशन आहे, डायग्राम नंबर 2, ये डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3. अभी डायग्राम नंबर 3 में मैं बता रहा हूं, दोनों सेम हो गए. जब दोनों फोर्सेस सेम रहते हैं, दोनों फोर्सेस जब सेम रहते हैं, तब होता है मैक्सिमम ओवरलैपिंग. मैक्सिमम ओवरलैपिंग उसी वक्त होता है जब दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है. अब अगर डायग्राम नंबर 4, अब अगर और ज्यादा ओवरलैपिंग होता है तो अट्रैक्टिव रहेगा कम और रिपल्सिव रहेगा ज्यादा. अगर ऐसा रहा तो ये जाएगा अपने घर पे, ये जाएगा अपने घर पे. अलग अलग लक्षात. हो सर. हो सर. हो सर. वेगवेगळे होऊन जातील ते, वेगवेगळे होतील, कारण की रिपल्सिव्ह फोर्स वाढल्याबरोबर त्यांची एनर्जी वाढते आणि एनर्जी वाढल्याबरोबर ते सेपरेट होऊन जातात. म्हणून एका लिमिट पर्यंत ओवरलैपिंग होते, एक लिमिट से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होता. समझ में आ रही बात. यस सर. हो सर. हा, ओव्हरलॅप होणाऱ्या ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉनचा स्पिन कसा पाहिजे, अपोजिट. हा. Opposite. आता पहा, तुमच्यावर जर पुस्तक असेल, टेक्स्टबुक आहे काय, हो सर. हो सर. चला पहिला पॉइंट वाचा स्वतः, दूसरा वाचा, तीसरा भी पढ़ो. ये पूरे पॉइंट जो है ना वो एक एक पढ़ते जाओ. सिर्फ पी ऑर्बिटल का जो है उसको रहने देना,
पी का मैं पढ़ाऊंगा ड्यूरिंग एन कौन सा है, वो लास्ट वाला है, वो भी पढ़ ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम पढ़ो सिर्फ। अगर तुम्हारे पास बात समझ में आ गई, पूर्णचे पूर्ण पॉइंट वाचा ते, महत्वाचे एकदम, ते खूपच जास्त महत्वाचे. वाचत आहे का? हॅलो, हो सर. हा वाचा वाचा, पटपट वाचा आणि मला सांगा कोणता पॉईंट त्यातला समजत नाही. सगळे जवळपास समजून सांगितले. तो पॉइंट नाही समजला समजा, तो मला विचारायचा, मी सांगतो. ते डायरेक्शनल वगैरे आहे की नाही, ते सांगतो मी तुम्हाला. कोव्हॅलंट बॉन्ड जो आहे डायरेक्शनल नेचरचा आहे, पीपी ऑर्बिटल, एसला डायरेक्शन, ते सगळं सांगतो मी तुम्हाला. त्याचं टेन्शन नका घेऊ. एवढे पॉईंट मी क्लिअर केलेले आहेत, ते लक्षात घ्या. फक्त ते समजले की जमला करेक्शन. ओके, समजून नाही राहिलं? पारे बाळांनो, जेवढं ओव्हरलॅपिंग जास्त तेवढं कोव्हॅलंट बॉन्ड स्ट्रॉंग, पण कम्प्लीट ओव्हरलॅपिंग नॉट पॉसिबल. कारण की इन्क्रीज का होते रिपल्सिव्ह फोर्स. इफ एन ॲटम possesses more than one unpaired electron, then it can form more than one bond. जेवढे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन तेवढा कोव्हॅलंट बॉन्ड.
So number of bond formed will be equal to the number of half-filled orbital in the valence shell, that is number of unpaired electron. हे तर मी किती वेळा बोललेलं आहे वाक्य. जेवढे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असते तेवढेच तो काय बनवतो, बॉन्ड बनवतो. बरोबर आहे. हो सर. The distance at which the attractive and repulsive force balance each other, पहा इथं बॅलन्स झालेला आहे, या सिच्युएशन मध्ये बॅलन्स झालेला आहे. अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स बैलेंस है थे. यहाँ पे अट्रैक्टिव ज्यादा है, रिपल्सिव कम है. यहाँ पे डिफरेंस कम हो गया, यहाँ पे एग्जैक्टली बैलेंस हो गया. जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस होता है तब मैक्सिमम ओव्हरलॅपिंग की सिच्युएशन राहते. ठीक आहे. याच्यापेक्षा जवळ जाणार नाही. याच्यापेक्षा जवळ गेलं की रिपल्सिव वाढते, अट्रॅक्टिव्ह कमी होऊन जाते आणि मग ते डिबार्ट होऊन जातात, दूर दूर जातात. ओके. At this distance, the total energy of the bonded atom is minimum and stability is maximum. म्हणजे maximum overlapping झाली ती. Electron which are paired in the valence shell cannot participate in bond formation. However, in an atom, if there is one or more valence orbital present, then these electron can unpair. आता ते कालचं मी कार्बनचं सांगितलं तुम्हाला. कार्बन मध्ये कसं होतं, बस सुनो. कार्बन में क्या था, वन S2 2S2 2P2 असं होतं कार्बनचं. याच्यात 2 इलेक्ट्रॉन होते आणि इकडे किती होते सांगा मला, 2. अब मैंने कल ही बताया इसका आंसर तुम लोगों को. ये पॉइंट कल ही क्लियर हो गया था हमारा, जैसे कि अब यहाँ पे अनपेयर्ड 2 है, अनपेयर्ड किती आहे, 2. हा 2, पण व्हॅलन्सी 4, म्हणून याच्यातला एक इलेक्ट्रॉन काय होते, इकडे शिफ्ट होते. हा एनर्जी गेन करते आणि एनर्जी गेन करून हा शिफ्ट होते, म्हणजे एक्साइटेशन होते. म्हणजे 2s काय 1 और 2p में क्या हो जाएगा 3. तो ये एक ये रहती सिचुएशन रहती है. तो काल ही सांगितलं ना रे. ठीक है. अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात रहेगी, तो डायरेक्शन की बात मैं तुम लोगों को समझा दूंगा. और लास्ट में देखो उसके आगे जो है ना वो हाइड्रोजन वाला, वो भी थेरी मैंने अभी तुम लोगों को पढ़ाया. जैसे इसमें याच्यात भरपूर प्रमाणात ती थेरी आली, तरी पण मी उद्या ती सांगून येईन. माझ्याकरता महत्वाचं आहे ते ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड, पाय बॉन्ड, हायड्रोजन. हे एनर्जीचा जो पार्ट आहे, एनर्जी कमी कमी होत जाते. सांगितलं होतं, डायग्राम काढल्या होत्या त्या. जसजसे ॲटम जवळ 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 येत जातात तसतशी एनर्जी काय होत जाते, कमी होत जाते आणि एका लिमिट वरती मिनिमम होऊन जाते. इथे एनर्जी मिनिमम आहे म्हणून ओव्हरलॅपिंग मॅक्सिमम आहे आणि स्टॅबिलिटी पण मॅक्सिमम आहे. ठीक है. तो वो वाली थेरी है ये हाइड्रोजन की. नेक्स्ट थेरी जो है इंटरैक्टिंग फोर्स ड्यूरिंग द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जो मैंने बताया. अब मैं कल क्या करूंगा, डायरेक्टली ओवरलैपिंग पे जाऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हमको थोड़ा सा टाइम भी देखना पड़ेगा. हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग फटाफट पढ़ा दूंगा, चलेगा. चल हो सर. ओके. हाँ ओके.